मैं श्रीमती कल्पना अरोड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से बोल रही हूँ। आज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशन से मतलब होता है कि यूवी स्पेक्ट्रा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में या कहाँ कहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है। यूवी स्पेक्ट्रा जो है वह हमको 200 से 400 लैम्डा मैक्सिमम की रेंज में प्राप्त होता है और 400 से 800 तक की जो रेंज होती है वह उसकी विजिबल रेंज होती है। तो हम देख सकते हैं कि उस कंपाउंड में जिस कंपाउंड का हम यूवी स्पेक्ट्रा ज्ञात करना चाह रहे हैं या उसका एप्लीकेशंस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशंस होती हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए कंडीशंस होती हैं कि उसमें डबल बॉन्ड हो जो कि कॉन्जुगेशन में हो, उसके अलावा उसमें लोन पेयर उपस्थित हो जिसको हम कहें लोन पेयर जो प्रेजेंट हो वो अनसैचुरेशन ग्रुप में प्रेजेंट हो। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें पाई पाई ट्रांजिशन पाया जाए या एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन पाया जाता है जिन कंपाउंड्स में, तो वे कंपाउंड्स जो हैं वह यूवी स्पेक्ट्रा में अपने पीक जो है वह देते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वह है आपका कि कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, या हम कहें क्रियात्मक समूह या क्रोमोफोर ग्रुप जो है वह कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं है। वह हम किसी भी कंपाउंड की लैम्डा मैक्सिमम से ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें डबल बॉन्ड या लोन पेयर युक्त डबल बॉन्डेड कंपाउंड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो पहला पॉइंट्स जो है वह यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप का है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और क्रोमोफोर। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस कंपाउंड जिसके लिए हम यूवी स्पेक्ट्रा ज्ञात कर रहे हैं उसमें क्रोमोफोरिक ग्रुप उपस्थित है या अनुपस्थित है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन के लिए जो जनरल लैम्डा मैक्सिमम जो होती है वह आपकी एल्कीन वाली हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड है उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान जो है वह 165 to 170 लैम्डा मैक्सिमम पर एनएम पर प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अगर कोई लोन पेयर युक्त अनसैचुरेटेड ग्रुप हो जिसमें हम कह सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप हुआ, एसिड ग्रुप हुआ, एस्टर ग्रुप हुआ, जिसमें उसके ऑक्सीजन पे लोन पेयर उपस्थित है और वो डबल बॉन्डेड है, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हम कहें कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उनके लिए लैम्डा मैक्सिमम जो है वह 270 to 300 एनएम पर प्राप्त होती है। तो उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें CO ग्रुप जो है वह प्रेजेंट है। यदि किसी कंपाउंड में लैम्डा मैक्सिमम का मान जो है वह 200 से कम अगर आता है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे ना तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जो पाई पाई ट्रांजिशन के लिए उत्तरदायी होता है, इसी प्रकार से न उसमें कोई N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है उस कंपाउंड में। तो यूवी किसी यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में 200 एनएम से ऊपर कोई अवशोषण बैंक प्रदर्शित नहीं होती है अगर, तो इसका मतलब होता है कि यौगिक में डबल बॉन्डेड कॉन्जुगेशन नहीं है या लोन पेयर युक्त अनसैचुरेटेड ग्रुप जो है वह प्रेजेंट नहीं है। इसके अतिरिक्त उसमें हम कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग भी उपस्थित नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड जो है वह कॉन्जुगेशन में होते हैं। तो एक सिंपल हमने देखा था कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एल्कीन वाला, तो 165 to 170 एनएम पर उसकी लैम्डा मैक्सिमम जो है वो प्राप्त होती है।
परंतु हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे लैम्डा मैक्सिमम का मान जो है वह बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें संयुग्मन हो, डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो, या जिसमें लोन पेयर युक्त डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, तो वे कंपाउंड्स जो हैं वह यूवी स्पेक्ट्रम में अपनी लैम्डा मैक्सिमम शो करते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में है एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन। जैसा कि हम ऊपर वाले चैप्टर में भी देखे थे कि एल्कीन के लिए 165 to 175 nm पर लैम्डा मैक्सिमम जो है वह प्राप्त हो रही है, परंतु कॉन्जुगेशन जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है लैम्डा मैक्सिमम का मान जो है वह बढ़ता जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर डबल बॉन्ड, जिसमें हम फार्मूला देख सकते हैं RCH डबल बॉन्ड CH होल N R, तो यहाँ पे N हम लेते हैं, सपोज माना कि हमने N = 8 है, तो उस केस में उस कंपाउंड जिसमें 8 डबल बॉन्ड जो है वह कॉन्जुगेशन में है, तो उन कंपाउंड्स के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान जो है वह 400 nm से ऊपर प्राप्त होता है। जब 400 nm से ऊपर प्राप्त उसकी लैम्डा मैक्सिमम प्राप्त होगी तो वह विजिबल रीजन में होता है। तो जब विजिबल रीजन में होगा तो वो कलर्ड दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिन्स जो होती हैं, पॉलिन्स जो मीन्स पॉलीइन्स, जिसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में होते हैं, तो वो हमको रंगीन दिखाई देते हैं। अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे गाजर, गाजर में डबल बॉन्ड की संख्या जो होती है वो 11 होती है, तो उस कारण से लैम्डा मैक्सिमम जो है वह और बढ़ जाएगी। तो उस केस में हम कह सकते हैं पॉलिन कैरोटीन, गाजर में पॉलिन कैरोटीन होता है जिसमें 11 डबल बॉन्ड जो है वह कॉन्जुगेशन में होते हैं। इस कारण से गाजर जो है वो नारंगी लाल रंग की दिखाई देती है। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट, उसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है उस कंपाउंड में। तो यहाँ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं कि कॉन्जुगेशन की वजह से लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि होती है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 1,4 पेंटाडाइइन, 2 डबल बॉन्ड तो हैं परंतु वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो यहाँ 1,4 पेंटाडाइन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे अनकॉन्जुगेटेड डाइन्स हैं, जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इनके लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान जो है वो 176 nm पर प्राप्त होता है, जबकि पेंटाडाइन का ही, जिसको हम कहें 1,3 पेंटाडाइन, जिसमें 2 डबल बॉन्ड जो है वह कॉन्जुगेशन में है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन है। तो जब कॉन्जुगेशन बढ़ गया तो लैम्डा मैक्सिमम का मान जो है वो बढ़ जाएगा, तो उस केस में उसका मान जो हो जाता है वह 211 से 215 nm पर लैम्डा मैक्सिमम जो हमको प्राप्त होती है। इसी प्रकार से इसका फोर्थ एप्लीकेशंस है, जिसमें किसी नॉन कंपाउंड के यूवी स्पेक्ट्रा से किसी अननोन कंपाउंड के यूवी की तुलना, स्पेक्ट्रा की तुलना ज्ञात करके हम उस कंपाउंड को पहचान सकते हैं। जैसे 2 डिफरेंट कंपाउंड हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, उसका मीन्स उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। हो सकता है एक से अधिक कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो सेम होते हैं। तो एक कंपाउंड जिसमें माना कि CO या डबल बॉन्ड या कोई भी लोन पेयर युक्त अनसैचुरेटेड ग्रुप है, उसकी जो लैम्डा मैक्सिमम प्राप्त हो रही है
वो अगर दूसरे कंपाउंड में भी वही लैम्डा मैक्सिमम प्राप्त होती है, तो इसका मतलब उसमें जो पहले वाले कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था, वो ही दूसरे वाले कंपाउंड में वही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम किसी ज्ञात यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम से किसी अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम की तुलना करके हम अज्ञात यौगिक में उपस्थित अनसैचुरेशन या उसमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप जो अनसैचुरेटेड वाले होते हैं उनको आसानी से पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का परीक्षण। पॉलीन्यूक्लियर होंगे मीन्स उसमें एक न्यूक्लियस भी होगा तो उसमें 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। पॉलीन्यूक्लियर मीन्स 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से मतलब एरोमेटिक रिंग से मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर एक बेंजीन रिंग है तो 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। एक से अधिक बेंजीन रिंग कॉन्जुगेशन में जुड़ी हुई हैं तो उसमें जो कॉन्जुगेशन है वह बढ़ता जाता है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि उनके लैम्डा मैक्सिमम के मान जो है वह हाई होंगे, क्योंकि कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है तो लैम्डा मैक्सिमम का मान जो है वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार से उसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उस केस में उसमें कॉन्जुगेशन फिर बढ़ जाएगा, तो वह हम कह सकते हैं वहाँ पे उसमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो है वह पाया जाएगा। इसी प्रकार से विटामिन ए और के की संरचना भी यूवी स्पेक्ट्रा के से ज्ञात की जा सकती है, या हम कहें कि विटामिन ए और के की संरचना ज्ञात करना यूवी स्पेक्ट्रा के द्वारा। तो यूवी स्पेक्ट्रम की सहायता से विटामिन ए और के की संरचना आसानी से ज्ञात की जा सकती है, जो कि हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड पॉलिन सिस्टम्स होते हैं विटामिन A1 और A2 में, जिसको हम यहाँ पे डायग्राम के से देख सकते हैं। पहला जो चित्र दिया गया है, ड्रॉ किया हुआ है विटामिन A1 के लिए, जिसमें 5 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। इसी प्रकार से विटामिन A2 जो है उसमें 6 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। विटामिन A1 और A2 में, या हम कहें कि A1 से A2, A1 की तुलना में A2 में एक डबल बॉन्ड जो है वह अधिक होता है, मीन्स कॉन्जुगेशन और बढ़ गया तो उस केस में उसके लैम्डा मैक्सिमम का मान जो है वह और बढ़ जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं विटामिन A1 के लिए लैम्डा मैक्सिमम जो है वह 325 nm पर प्राप्त होती है, जबकि विटामिन A2 के लिए जिसमें कॉन्जुगेशन बढ़ गया है तो लैम्डा मैक्सिमम जो है वो 351 nm पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार K1 और K2 में 2,3 डाइमेथिल नेफ्थाक्विनोन नाभिक होता है, जिसमें उसका एब्जॉर्प्शन जो है वह हायर वेवलेंथ की तरफ होता है, जिसमें हम कह सकते हैं उसके लिए 243, 249, 260, 269 और 330 nm पर हमको लैम्डा मैक्सिमम जो है वह प्राप्त होती है। अगर किसी कंपाउंड में ये पीक्स प्राप्त हो रही हैं लैम्डा मैक्सिमम, तो हम कह सकते हैं कि उन बैंड्स की पहचान से विटामिन के की संरचना जो है वह ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है 2 चलावाई रूपों की प्रायिकता, मीन्स जो टॉटामरिक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें 2 फॉर्म पाई जाती है, कीटो और इनोल फॉर्म। तो कीटो इनोल फॉर्म में से कौन सी ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगी वह हम देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं
किस दो स्ट्रक्चर होंगे टॉटामरी के स्ट्रक्चर में, कीटो और इनोल, जिसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन। 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन ये इसकी इनोल फॉर्म है, टॉटामरिक स्ट्रक्चर जिसमें वो कीटो में कन्वर्ट हो जाता है, कीटो फॉर्म। इनके यूवी स्पेक्ट्रम जब हम ज्ञात करते हैं तो ऐसा पाया गया है कि यौगिक के जो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, तो यौगिक का इक्विलिब्रियम जो है वह पिरिडीन 2 की ओर विस्थापित हो जाता है। मीन्स पिरिडॉन 2 जो है वह मोर स्टेबल होता है, क्योंकि यह जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स कंपाउंड होता है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इसका जो कीटोनिक रूप है वह अधिक समय तक वो कंपाउंड उस रूप में पाया जाएगा। नेक्स्ट है इसी का, जिसमें यूवी स्पेक्ट्रो की एप्लीकेशंस अप्लाई होती हैं, जो कि हम कह सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं वो सिस और ट्रांस आइसोमर होते हैं। तो किसी भी पदार्थ में दो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, तो उसमें से हम कह सकते हैं एक सिस होगा और एक ट्रांस होता है, जैसा कि यूवी स्पेक्ट्रा से ज्ञात होता है। जो सिस आइसोमर्स जो होता है उसमें त्रिविमीय बाधा के कारण से, क्योंकि दो एग्जाम्पल हम लेते हैं स्टील्बिन का। स्टील्बिन मीन्स C6H5CH डबल बॉन्ड CH C6H5। तो ये दो रूपों में पाया जाएगा, जिसमें फर्स्ट सिस जो आइसोमर है जिसमें दोनों बेंजीन रिंग एक साइड में है, दोनों H एक साइड में होता है, ये सिस है। और ट्रांस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है, एक तल के ऊपर एक तल के नीचे होती है बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो सिस आइसोमर है उसमें दोनों बेंजीन रिंग जो है वो एक ही साइड में है, तो उस केस में वहाँ पे त्रिविमीय बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगी वो होती है। तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस होती है तो उस केस में उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है वह बिगड़ जाती है। जब स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी तो ट्रांजिशन के लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो उसका लैम्डा मैक्सिमम का मान जो है वह कम हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं ए इज़ प्रोपोर्शनल, मतलब एनर्जी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी कम होती है, जो कि हम सबसे पहले लेक्चर में देख चुके थे। तो यहाँ पे जब सिस आइसोमर के अंतर्गत दोनों बेंजीन रिंग एक ही डायरेक्शन में होने के कारण से उस पर त्रिविमीय बाधा जो है वह उपस्थित होती है, जिससे ट्रांजिशन के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, वेवलेंथ का मान जो है वो कम हो जाता है। इसके विपरीत ट्रांस के अंतर्गत हम देखते हैं दोनों बेंजीन रिंग अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस में जो है लैम्डा मैक्सिमम जो है वह हमको हाई प्राप्त होती है। तो सिस व ट्रांस स्टील्बिन के अंतर्गत हम देखते हैं सिस स्टील्बिन में लैम्डा मैक्सिमम जो है वो 222 nm पर और 283 nm पर हमको लैम्डा मैक्सिमम जो है वह प्राप्त होती है। ट्रांस स्टील्बिन जिसमें स्टेबिलिटी उसकी डिस्टर्ब नहीं हुई है, तो ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, वेवलेंथ अधिक प्राप्त होगी।
तो यहाँ हम देखते हैं 222 पे सिस में हो रही थी, परंतु ट्रांस में जो है वो 229 और 308 nm पर प्राप्त होगी। इसी प्रकार दूसरी 295 और 320 पर प्राप्त होती है। तो ये तो थी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस। तो ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आईआर स्पेक्ट्रा देखेंगे। थैंक यू।